बेहद स्वागत आप सभी का। देवभूमि समाचार देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड की अहम खबरों पर डालते हैं इस बुलेटिन में खास नजर। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी विधायकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर रुद्रप्रयाग, रुड़की, राजपुर, पुरोला, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने भेंट करके अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान विधायकों ने स्थानीय समस्याओं के समाधान और चल रहे विकास कार्यों की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद सभी विधायक संतुष्ट और उत्साहित नजर आए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास की गति तेज करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया है। खबर देहरादून से ही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी भी समुदाय के बारे में टिप्पणी करते समय मर्यादा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सिख समुदाय के इतिहास को गौरवशाली बताते हुए कहा है कि सिख गुरुओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आन बान और शान की रक्षा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सिख गुरुओं और सिख समाज का देश के लिए बलिदान अप्रितम है और इन्हें कभी भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस प्रकार की अप्रासंगिक और विवादास्पद टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि ये समाज में विवाद और विभाजन को जन्म देते हैं। मुख्यमंत्री ने सिख समाज के योगदान की सराहना करते हुए सबको आपसी सम्मान और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। देखिए, किसी भी समुदाय के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और सिख धर्म गुरुओं का हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों को देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करी। अगर हम प्रथम गुरु गुरु नानक जी से लेकर दशमेश गुरु तक का जब भी हम उनके इतिहास को देखते हैं तो हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। और दशमेश गुरु तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने वीर शहजादों को दीवार पर चुनवाने से भी जो है, उसमें भी जो है उन्होंने वो नहीं किया। वो वीर दीवारों पर चुनवा दिए गए छोटी सी आयु में, और उन्होंने रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे पवित्र जो सिखों का हमारा इतिहास रहा है, संस्कृति रही है, मैं समझता हूँ कि वो उसकी बहुत ऊंचाइयाँ हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है। इसीलिए हमारी पार्टी इस प्रकार के किसी भी कामों का, हमारी संस्कृति, कोई भी इसको जो है अच्छा नहीं मानेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो वीर जो शहजादे थे, उनके नाम पर आज देश के अंदर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गेम चेंजर योजना और भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण 2025 के तहत उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के 240 मेधावी विद्यार्थियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा है कि धामी सरकार जो है वो ये अनूठी पहल छात्रों को देश के अलग अलग राज्यों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व वाले स्थलों का भ्रमण करने का अवसर प्रदान करेगी। भारत दर्शन यात्रा के छात्रों को देश की विविधता को नजदीक से जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही ये यात्रा विद्यार्थियों के लिए नए ज्ञान, नए अवसर और व्यापक दृष्टिकोण का स्रोत बनेगी। सीएम धामी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा है कि ये यात्रा उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण अनुभव साबित होगी और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते दिखाएगी। ये नवाचार का कार्यक्रम हमने शुरू किया है हमारे राज्य के शिक्षा विभाग ने, कि बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे और बहुत सारे जो हमारे केंद्र हैं, अंतरिक्ष के स्थान हैं, वैज्ञानिक संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों का और अलग अलग राज्यों का, वहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का
भ्रमण करेंगे, जिससे उनको बहुत सीखने को भी मिलेगा, उनका अच्छा एक्सपोजर होगा, अच्छा अनुभव मिलेगा। 240 टॉपर बच्चे हैं, उनको आज पूरे भारत दर्शन के लिए हमने शैक्षिक यात्रा पे भेजा है और ये पूरे देश के 8 प्रदेशों में जाने वाले हैं और वहाँ पे ये आईआईटी में जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे और जो साइंस इंस्टीट्यूट है वहाँ देख के आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये देश का पहला राज्य है जो कि अपने टॉपर बच्चों को इस व्यवस्था के बाहर भेज रहा है और हमने ये भी कहा है कि अगले साल हम 1000 बच्चों को भेजेंगे। उत्तराखंड सिडकुल में टेंडर आवंटन को लेकर नया विवाद सामने आया है। कांग्रेस के नेता करण सिंह महारा ने सिडकुल के महाप्रबंधक यदुवीर पुंडीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महारा का कहना है कि सिडकुल में एक बड़ा घोटाला दबाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि यदुवीर पुंडीर ने अपने परिवार के नाम पर एक कंपनी बनाई और बिना टेंडर के 70 लाख रुपए से अधिक के काम उसी कंपनी को आवंटित किए। इसके अलावा पुंडीर की पत्नी सोनिया पुंडीर की कंपनी को भी 50% मैप तैयार करने का काम दिया गया। करण महारा ने आरटीआई से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि सिडकुल की नियमावली के अनुसार कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने या फिर परिजनों को कंपनी को काम नहीं दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिडकुल प्रशासन घोटाले की जानकारी छिपा रहा है। दस्तावेजों से घोटाले की राशि करोड़ों तक पहुंच रही है। प्रोक्योरमेंट रूल के तहत कई नियम हैं और सिडकुल के अपने नियम है। उसमें साफ साफ है कि अगर कोई अधिकारी है तो उससे नज़दीकी संबंध रखने वाला या ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति इसमें निविदाकर्ता नहीं हो सकता। दूसरा, बिना टेंडर के अगर कोई काम होना है तो उसमें जो लोग उसमें प्रतिभा कर सकते हैं, एक तो लोकल के होने चाहिए और दूसरा उसमें कानून ये है कि 25,000 से अधिक और 2.5 लाख से कम के जो काम हैं वही केवल इसमें लिए जा सकते हैं। और उसमें भी 3 सदस्यीय एक समिति बनती है, उसकी रिपोर्ट्स लगती है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होना उसकी होती है और कितनी की पेमेंट की जा रही है, वो सारा कुछ की जा रही है, वो सब कुछ स्पष्ट किया जाता है। और यहाँ यदुवीर सिंह जी के विरुद्ध जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट के काम किए तो एक लव जी जो हैं उन्होंने सूचना के अधिकार पर कुछ कागज़ लगाए, उसमें बहुत गंभीर चीज़ें सामने निकल के आई, जिसकी शिकायत मुख्य सचिव से लेके इंडस्ट्रियल सचिव पांडे जी से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक उन्होंने शिकायतें की। प्रोक्योरमेंट रूल के पीआरडी जवानों के लिए धामी सरकार ने एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाला फैसला लिया है। अगर कोई पीआरडी जवान बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब उसका मानदेय 6 महीने तक नहीं रोका जाएगा। सचिवालय में आयोजित विभागीय बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पीआरडी जवानों की समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है, उनके हितों को प्राथमिकता दे रही है। देहरादून में हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने बताया है कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति रखता है। बीमार जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी करने और मानदेय को नियमित रूप से जारी रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार ये फैसला पीआरडी जवान और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का रोष लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री, गृह सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। आश्वासन के बावजूद उनका धरना जारी है। अधिवक्ताओं के हित में मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बघोली की ओर से एक आश्वासन पत्र जारी किया गया, जिसमें उनकी मांगों से जुड़े बिंदुओं को मंत्रिमंडल के सामने रखा गया। इस पत्र के बाद अधिवक्ता 2 गुट में बंट गए हैं। एक बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल इस पत्र से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने धरना समाप्त करने की बात कही है, जिसके बाद वो और उनके समर्थक धरना स्थल से उठ गए। दूसरी ओर अधिकतर अधिवक्ता अब भी धरने पर बैठे हैं, अध्यक्ष से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि पत्र में उनकी मुख्य और लंबे समय से लंबित मांग का उल्लेख नहीं है।
खबर कालाडूडी से है, जहां पर तहसील के कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बेलप पड़ाव में महिलाओं को समान नागरिकता संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बाल विकास परियोजना रामनगर के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई और उन्हें यूसीसी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान बैलपड़ाव विद्यालय की अध्यापिकाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में महिलाओं को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे वो अपने कानूनी दायित्वों को समझ सकें और समान नागरिकता संहिता के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बहादुराबाद क्षेत्र के ग्राम रोहलकी किशनपुर में हाथी की लगातार दस्तक ने किसानों में हड़कंप मचा दिया है। रात दिन खेतों में गन्ने की फसल को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान परेशान हैं, अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इधर एसडीओ वन विभाग पूनम कैंथोला ने बताया है कि हाथी मेगा हार्वेस्टर श्रेणी का वन्यजीव है और इसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभाग हर साल मैन पावर तैनात करता है। फसलों के नुकसान पर मुआवजा प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाती है। उन्होंने कहा है कि मानव वन्य जीवन संघर्ष को रोकने के लिए विभाग बड़े कदम उठा रहा है। कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सोलर फेंसिंग, हाथी सुरक्षा दीवार और सुरक्षा खाई का प्रस्ताव किया गया है। विभाग का उद्देश्य है कि कोई मानव क्षति ना हो और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हाथी जो है मेगा हर्बीवोर्स में आता है, जिसके लिए हम मैन पावर हर साल ही तैनात करते हैं, जिससे कि लोगों के अब खेतों तक तो नुकसान कर ही रहे हैं हाथी, उनको मुआवजे की कार्रवाई भी हम तत्काल शुरू कर देते हैं और इसके लिए कर्मचारियों की तैनाती रहती है, जिससे कि किसी को कोई मतलब मानव क्षति ना हो और इसका हमेशा ही प्रयास रहता है। उसको दूर करने के लिए मैन पावर ही नीडेड है और तो इस तरह के कोई ठोस उपाय जो हैं वो अभी कुंभ मेला जो आने वाला है उसके लिए भी प्रस्तावित हैं कि उसके लिए सोलर फेंसिंग और हम इसका हाथी सुरक्षा दीवार और हाथी सुरक्षा खाई का भी प्रबंध करें, ये भी प्रस्ताव हमने भेजा है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर उनके क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो वो अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं। विधायक रावत ने ये भी कहा है कि क्षेत्र के लोग लगातार जंगली जानवरों के हमलों का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनकी जान का खतरा बना हुआ है। हालांकि उनके इस बयान को कई लोग राजनीतिक बयान मान रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में हालिया समय में जंगली जानवरों के हमलों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस मुद्दे पर विधायक रावत ने राज्य सरकार से जल्द ही ठोस कदम उठाने की अपील की है, ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसको बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि पहाड़ में यही नहीं, कोई कोना ऐसा नहीं है उत्तराखंड का, पहाड़ का क्षेत्र कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ गुलदार का आतंक नहीं है, जहाँ भालू का आतंक नहीं है, और जो फुटपे हैं हमारे वहाँ हाथियों का आतंक है। तो इस तरह से कैसे पहाड़ के लोग जीवन यापन करेंगे, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने कहा भी है कि अगर इसमें तुरंत उसको मारने का आदेश नहीं होंगे और इसको या तो पिंजड़े नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ेगा। खबर देहरादून से है, जहां पर शिक्षा विभाग में गलत तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पहले विभाग ने ऐसे 51 शिक्षकों को नोटिस जारी किया। अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा सार्वजनिक करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्री ने कहा है कि ये मामले 1991 से लेकर 17 तक के हैं, जब कुछ शिक्षकों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच जारी है। अब इन शिक्षकों की सूची सार्वजनिक की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि विभाग इस पूरे मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्रवाई करेगा ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। सच बात यह है कि ये 1991 से लेकर 2017 तक के केस हैं और एक दिव्यांग टीचर ही कुछ टीचर जो है कोर्ट गए थे और उनने कहा कि साहब ये सर्टिफिकेट इनके गलत बने हैं। तो मैंने तुरंत जैसे मैं शिक्षा मंत्री बना मैंने उसके जांच के आदेश दिए और आपने देखा होगा कि कई जो है उसमें सर्टिफिकेट जो है गलत पाए गए और उसमें से कई टीचर रिटायर्ड भी हो चुके हैं। अब यह है कि अगर जो जो गलत पाए गए हैं उनको एक बार सुनवाई का मौका दिया गया है और अगर वो गलत पाए गए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पिछले दिनों बढ़ती दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिले में ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से प्रशासन कड़ाई से कार्रवाई कर रहा है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। डीएम ने डीसीओ गन्ना को आदेशित किया है कि वो जिले की सभी शुगर मिलों के साथ समन्वय बनाकर सुनिश्चित करें कि किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली या वाहन में ओवरलोडिंग ना हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी वाहन के ओवरलोड पाए जाने या दुर्घटना होने की स्थिति में जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के इस निर्देश के बाद परिवहन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहकर निगरानी बढ़ाने का कहा गया है। ये कदम दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट। मेरी शिकायत ये है कि ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है अवैध रूप से मोटरसाइकिल चोरी करके उनके जुगाड़ बनाए जा रहे हैं, वो जुगाड़ माल ढुलाई कर रहे हैं, ये मेरी शिकायत थी। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब आरटीओ, पुलिस, सीपीओ आप हेलमेट भी चेक कर रहे हैं, सीट बेल्ट भी चेक कर रहे हो और ओवरलोडिंग भी ट्रकों में चेक कर रहे हैं, तो जब ट्रकों में कर रहे हैं, टेम्पो में कर रहे हैं, बसों में कर रहे हैं, तो इन ट्रैक्टरों के लिए खिलाफ क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? लास्ट 3-4 दिन से हमने सख्ती करी हुई है और आज भी जो हमारे डीसीओ गन्ना है उनको बताया गया है कि सभी शुगर मिल से कोऑर्डिनेट करके सुनिश्चित करें कि ओवरलोडिंग बिल्कुल भी ना हो। कोई भी अगर हादसा होगा तो उसमें फिर जिम्मेदारी भी निर्धारित किया जाएगी। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण को लेकर नई पहल की शुरुआत की गई है। नगर निगम ने आज से वार्ड संख्या 51 में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक कर गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। गीले कूड़े से खाद तैयार की जाएगी, जबकि सूखे कूड़े को MRF सेंटर भेजा जाएगा ताकि उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हो सके। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया है कि ये पहल फिलहाल वार्ड 51 से शुरू की गई है, जिससे धीरे धीरे पूरे शहर में अलग अलग वार्ड में लागू किया जाएगा। डोर टू डोर कलेक्शन के दौरान ही कूड़ा अलग अलग लेने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए श्रीजी स्वयं सहायता समूह लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि शहर में साफ सफाई और कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावी बनाई जा सके। देखिए, जैसे कि भारत सरकार के भी निर्देश हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं, इसी के तहत जो हमारा कूड़ा जहाँ पे हमारा एकत्रित होता है उसी से हम सोर्स सेग्रीगेशन कर रहे हैं। गीला और सूखा कूड़ा को अलग अलग कर रहे हैं ताकि जहाँ पर हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा जाए हम उसको प्रोसेस कर सकें। हमने अभी जो हमारा दूसरा डंपिंग यार्ड है उसमें हमने MRF हमने प्लान कर रखा है और एक ट्रॉमलर हम लोग उसमें अपलोड करवा रहे हैं ताकि हम गीला और सूखे कूड़े को अलग अलग कर पाए और जो हमारा गीला कूड़ा है उसको प्रोसेस करके हम खाद के रूप में इसका प्रयोग कर सकें, जिससे कि कूड़े की मात्रा कम हो और जो हमारा सोर्स सेग्रीगेशन है और जो हमारा MRF प्लांट है इससे हमें कूड़े के प्रबंधन में आवश्यक रूप से मदद मिलेगी। नैनीताल जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और संभावित डेमोग्राफी चेंज की गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों के तहत रिजर्व फॉरेस्ट भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाए जाने के लिए पहले नोटिस जारी किए गए थे और समय सीमा पूरी होने पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम भारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची। कई दिनों से गुप्त रूप से की जा रही तैयारी के बाद सुबह सुबह
जेसीबी ने पुलिस सुरक्षा घेरे में अवैध निर्माणों को हटाना शुरू किया। कुछ ही घंटों में पूरा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। किसी प्रभार की बाधा न आए, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।